नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में। वास्तविक का मतलब है अर्थशास्त्र में ऐसे विषयों का अध्ययन करें जो कि हैं, एक्चुअल में प्रस्तुत हैं, वास्तव में प्रस्तुत हैं। और आदर्शात्मक का मतलब है क्या होना चाहिए, तो किस विषय वस्तु का हमें अर्थशास्त्र में अध्ययन करना चाहिए, इसकी चर्चा हम कर देते हैं। वास्तविक विज्ञान का संबंध, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की, वास्तविक स्थिति से होता है, जबकि आदर्शात्मक विज्ञान का संबंध आदर्श से होता है। वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में कारण तथा परिणाम में परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं। वास्तविक विज्ञान के लिए यथार्थवादी विज्ञान शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है। अर्थशास्त्री तर्क विधि व तथ्य विधि का उपयोग करके जिस आर्थिक ज्ञान का निर्माण करता है वह इसका वास्तविक विज्ञान होता है। लिप्से व क्रिस्टल जो कि एक रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट हुए, उनकी चर्चा यदि हम करते हैं तो उनके अनुसार वास्तविक कथनों का संबंध क्या है, क्या था अथवा क्या होगा से होता है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक कथनों का संबंध वर्तमान, भूत और भविष्य सभी प्रकार की अवधियों से हो सकता है। ये वस्तु स्थिति के सूचक होते हैं। ज़्यादातर पुस्तकों में वास्तविक कथनों के वर्तमान पक्ष को ही लिया जाता है, लेकिन उन्हें भूत व भविष्य के संदर्भ में भी कार्य कारण संबंध स्थापित करते समय लिया जा सकता है। जैसा कि यह कथन भी एक वास्तविक कथन ही है कि भूतकाल में भारत में मृत्यु दर अधिक होने के कारण जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नीची रही। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि भविष्य में मृत्यु दर की गिरावट जारी रही और जन्म दर यथास्थिर बनी रही तो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर ऊंची बनी रह सकती है। यह भी वास्तविक कथन का ही रूप है, हालांकि इसका संबंध भविष्य से किया जाता है। वास्तविक कथन सरल और जटिल दोनों ही किस्म के हो सकते हैं, अतः यह विश्लेषणात्मक होते हैं। जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या को लीजिए, इसके कारणों की जांच करना वास्तविक विज्ञान में आता है। अर्थशास्त्री विभिन्न तथ्यों, श्रम शक्ति की वार्षिक वृद्धि, जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण, आर्थिक साधनों के उपयोग की दशा इत्यादि कई प्रकार के तर्कों का उपयोग करके बेरोजगारी की समस्या के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार मुद्रास्फीति, निर्धनता, आर्थिक असमानता, भुगतान असंतुलन आदि का सैद्धांतिक विश्लेषण किया जा सकता है। अतः वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का कार्य समस्याओं के कारण का पता लगाना, उसका विश्लेषण करना और संभावित हल प्रस्तुत करना होगा। यदि सैद्धांतिक निष्कर्षों के बारे में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो तथ्यों का उपयोग करके उन्हें दूर करना संभव होता है। और यदि आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की चर्चा करें तो इस मसले में अर्थशास्त्र भले व बुरे का निर्णय करेगा। भले व बुरे का निर्णय एक मूल संबंधी निर्णय, यानी कि वैल्यू जजमेंट जिसे हम कहते हैं ना, कि मॉरलिटी की बात करते हैं सोसाइटी की, उस मोरालिटी या वैल्यू जजमेंट कहलाएगा। इस प्रकार के निर्णय पर दार्शनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व नैतिक विचारों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न व्यक्तियों के भले व बुरे के संबंध में विभिन्न प्रकार के विचार हो सकते हैं और प्राय होते भी हैं। आदर्शात्मक कथनों के संबंध में पाए जाने वाले मतभेदों को तथ्यों का सहारा लेकर दूर नहीं किया जा सकता। जैसे भारत में गौवध को अधिकांश हिंदू बुरा मानते हैं, इसके पीछे लोगों की धार्मिक भावनाओं का प्रश्न आता है। अतः क्या होना चाहिए का निर्णय व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होता है। इसमें मतभेदों की ज़्यादा गुंजाइश होती है और उनको मिटाना भी बहुत कठिन होता है। अर्थात क्या होना चाहिए ये एक सब्जेक्टिव इशू है। प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए आदर्श क्या हो ये कोई एक ग्रुप या एक व्यक्ति निश्चित नहीं कर सकता। हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के लिए उसका आदर्श अलग हो सकता है। हमारे देश में वैसे भी क्या होना चाहिए को लेकर विभिन्न आर्थिक प्रश्नों पर मतभेद प्रकट किए गए हैं। जैसे भारत में कुछ व्यक्तियों के अनुसार आर्थिक सुधारों से देश को लाभ होगा और कुछ के अनुसार इससे देश को हानि होगी। हमें प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को रिटेल स्टोर में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर हमारे यहाँ हमेशा ही डिबेट चलती रहती है। आर्थिक विषयों के बारे में डिबेट्स जितना संभव है वो हर समय चलती ही रहती है। कुछ विचारकों के अनुसार भारत में शराबबंदी होनी चाहिए तथा कुछ के अनुसार नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए के निर्णय बहुधा मूल्य संबंधी निर्णयों से प्रभावित होते हैं और इन पर व्यक्तिगत भावनाओं, सामाजिक व राजनीतिक विचारों आदि का अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वास्तविक अर्थशास्त्र व आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के आधार भिन्न भिन्न होने से हम इनमें एक से दूसरे पर नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए गौवध का सैद्धांतिक विश्लेषण करने से यदि यह निष्कर्ष निकले कि भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से गौवध उचित है, तो भी सांस्कृतिक परंपराओं व धार्मिक भावनाओं का विषय होने से इस देश में आसानी से समर्थन नहीं मिलेगा।
अब प्रश्न यह उठता है, क्या वास्तविक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को यह होना चाहिए शब्द को देखकर चौंक जाना चाहिए और क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए? लिप्सेवा क्रिस्टले का मत है कि उसे आदर्शात्मक कथनों की जांच वास्तविक अर्थशास्त्र में करनी चाहिए। जैसे उपयुक्त उदाहरणों से पहले गोवध के अर्थशास्त्र का निर्माण किया जाना चाहिए। उसे इस प्रश्नों का सैद्धांतिक अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए कि अमुक मात्रा में गायों के होने से देश में दूध की पूर्ति पर अमुक प्रभाव पड़ेगा, अमुक मात्रा में घास चारे आदि की मांग होगी इत्यादि। हो सकता है सैद्धांतिक विवेचन से आगे चलकर लोग इस विषय के अर्थशास्त्र को ज़्यादा समझने में स्वीकार करने लगे और मतभेदों की खाई भी कम हो जाए। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प या उपाय नहीं। अतः वास्तविक अर्थशास्त्र में समस्या का निदान किया जाता है, जो अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। हमें ज्ञान की सीमा को निरंतर आगे बढ़ाते जाना चाहिए। बहुधा ऐसे कई व्यक्ति मिल जाएंगे जो किसी आर्थिक समस्या के सैद्धांतिक विश्लेषण में प्रवेश किए बिना ही उसके हल के संबंध में किसी विशेष दृष्टिकोण का समर्थन करने लग जाता है, अर्थात वे वास्तविक विज्ञान की सीढ़ी पर चढ़े बिना ही आदर्शात्मक विज्ञान के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा वे अपने कुछ कठोर मान्यताओं के कारण करते हैं, लेकिन उचित तो यह होना चाहिए कि पहले पर्याप्त मात्रा में सैद्धांतिक पहलुओं पर विस्तार से विचार कर लिया जाए, ताकि क्या होना चाहिए के संबंध में संभवतः अधिक सही दृष्टिकोण अपनाया जा सके। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राचीन, सामाजिक व राजनीतिक मान्यताओं को छोड़ दें, लेकिन नीति संबंधी निर्णयों पर पहुंचने से पूर्व उन्हें विभिन्न मान्यताओं से निकलने वाले विभिन्न परिणामों का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।